वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप स्लाइड पर यहां देख रहे होंगे, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस नए चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें भी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मेजर टॉपिक है हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और साथ में इससे रिलेटेड आज हम अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप एचटेट या फिर एचपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सारा का सारा जो कंटेंट है आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो लेक्चर है उसको सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है कि नर्वस सिस्टम क्या है। एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें हमारी जो बॉडी है पूरी तरीके से कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉर्म में क्या करती है, काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विदाउट इंफॉर्मेशन रिसीव के ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो स्टिमुलस क्या होता है? एनीथिंग, एनी चेंज इन एन एनवायरनमेंट इज नोन एज द स्टिमुलस। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, और यही रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और वहीं अगर देखा जाए नर्वस सिस्टम में जो सबसे स्पेशलाइज सेल्स है वो किसकी बनी होती है? तो हम कहेंगे न्यूरॉन्स की बनी होती है। तो ये नीचे न्यूरॉन का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है जो नर्व इम्पल्स को क्या करता है? कंडक्ट कराने का काम करता है। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इन्हीं डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और यही रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं और इंफॉर्मेशन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये आपको जो सेकंड जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इनको हम बोलते हैं नेजल ग्रेन्यूल्स। छोटे छोटे जो रेड कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ये नेजल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। ये सेल बॉडी और बीच में आपको बड़ा सा न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपको पीछे जो इतनी लंबी जो ट्यूब आपको जो नजर आ रही है येलो कलर में, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और इसके ऊपर जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ में ये बीच बीच में जो आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है ये कौन सी सेल्स हैं? सचुअन सेल। और बीच में जो गैप्स आपको जो नजर आ रहे हैं इनको नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। और ये लास्ट में इसको टर्मिनल नॉब भी हम कह सकते हैं या फिर एक्सोनल एंडिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो साइनेप्टिक नॉब्स होती हैं इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं जो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? कैरी करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो साइनेप्टिक नॉब है वहां पर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और उनके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या करता है? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। आगे देखेंगे यहाँ पर तो न्यूरॉन को क्या कहा गया है? तो न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। नॉर्मली किन चीजों से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सोन से मिलकर ही बना है। अगर हम बात करते हैं सेल बॉडी की तो सेल बॉडी को हम साइटन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज और नेजल ग्रेन्यूल्स क्या है देखने को मिलेंगे जिनको हम ग्रेनुलर बॉडीज के नाम से जानते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर क्या है? बनी होती है। वहीं डेंड्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो साइटन से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, और इनकी जो सब ब्रांचेज हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं जो इंपल्स को ट्रांसमिट कराती हैं टुवर्ड द साइटन। मतलब डेंड्राइट से जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी वो सेल बॉडी के अंदर जाएगी। साइटन को ही हम बोलते हैं सेल बॉडी। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन के अंदर। तो एक्सॉन तो एक लॉन्ग फाइबर है जो इंपल्स को ट्रांसमिट कराने का काम करती है अवे द सेल बॉडी। और वहीं जो ब्रांचिंग जो होती है एक्सॉन की उसको हम एक्सोनाइट के नाम से जानते हैं। और हर एक्सोनाइट की जो एंड्स होती हैं वहां बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। इतना बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फिर लास्ट में इसमें टॉपिक बनता है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अगर मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करूं तो आपको अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ यूनिपोलर न्यूरॉन, तो इसे केवल एक ही एक्सॉन आपको देखने को मिलेगा, कोई डेंड्राइट यहाँ पर नहीं होता है, और ये केवल एम्ब्रियो के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूनिपोलर न्यूरॉन कहलाता है।
बाइपोलर न्यूरॉन आपको दोनों तरफ इस तरीके के एंड देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। इसको बाइपोलर कहा जाता है। एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉन होता है। ये हमारी रेटिना के अंदर क्या है बच्चों, पाए जाते हैं। और वहीं मल्टीपोलर की बात करें तो बाकी तो सारी की सारी मल्टीपोलर ही हैं, जिसमें एक एक्सॉन होता है और 2 या उससे ज्यादा डेंड्राइट्स क्या हैं आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप है। और ये भी बता देता हूँ, जितने भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब के अंदर आपको क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या है देखने को मिलते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। बात यह है कि एक्सॉन की जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, अगर वहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे माइलिनेटेड एक्सॉन। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिलती है। जो व्हाइट कलर जो एरिया होता है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बनता है, जिसको हम व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। और 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से भी क्या है जानते हैं, जो कि आपने डायग्राम के अंदर अभी देखा था। नॉन माइलिनेटेड शीथ का मतलब ये है कि जो सचुआन सेल्स हैं प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन वहां कोई माइलिन शीथ आपको क्या है देखने को नहीं मिलती। ग्रे कलर एरिया होता है बिना माइलिन शीथ के, तो इसको ग्रे मैटर के नाम से जानेंगे। और ये आपको ऑटोनोमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो क्या क्या पता चला अभी तक आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स के बारे में पता चला कि माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, दोनों में सचुआन सेल्स होती है। बस फर्क ये है कि माइलिनेटेड के अंदर क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है एक्सॉन के ऊपर, और ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर ये पाई जाती है। व्हाइट मैटर क्या है हम इनको कह सकते हैं। और गैप जो होता है माइलिन शीथ के बीच में उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। नॉन माइलिनेटेड की बात करें तो सचुआन सेल तो प्रेजेंट है बट माइलिन शीथ नहीं होती। ग्रे मैटर के नाम से हम क्या है इसको जानते हैं। और ये हमारे ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या है देखने को मिलती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक आपको माइलिनेटेड दिखाई दे रहा है और दूसरा कौन सा है एक्सॉन, तो हम कहेंगे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनमें से सुपरफास्ट कौन सा है, तो सुपरफास्ट अगर देखा जाए तो माइलिनेटेड एक्सॉन को सुपरफास्ट कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से क्या है ट्रेवल कराने का काम कराती है। अब आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, कि भाई ये नर्व इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट होती है और किस तरीके से जनरेट होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एचपीएससी के अंदर हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल जाए। तो इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल आप बोल सकते हैं। इनमें 3 स्टेप्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहले तो मेंटेनेंस होगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। कैसे, तो आपको बता दूं कि जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, जो नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। किसके लिए, आयन चैनल्स के लिए। रेस्टिंग न्यूरॉन के अंदर जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो सबसे ज्यादा परमिएबल होती है, किसके लिए, पोटेशियम आयंस के लिए। और नियरली अगर देखा जाए तो इम्परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बाहर आपको सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये याद रखिएगा, जो मेम्ब्रेन है impermeable to the negatively charged proteins in the exoplasm. Therefore इस प्रकार से जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयन का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एक्सोप्लाज्म के अंदर वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और वहीं कंसंट्रेशन सोडियम आयन का क्या होता है, लो होता है। तो आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये मान लीजिए एक्सॉन है, तो एक्सॉन है तो यहाँ पर क्या है, ये चैनल्स होते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए सोडियम चैनल हो गया, पोटेशियम चैनल हो गया, है ना। तो ऊपर तो इसके बाहर तो क्या है, सोडियम आयंस है, लेकिन ये किसके लिए परमिएबल है, तो पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, यहाँ पर ज्यादा होती है। जब यहाँ पर the fluid outside the axon contains low concentration of potassium ion and high concentration of the sodium ion, सेम आपको ये पता चल गया। उल्टा अपोजिट हो जाएगा, हम कहेंगे पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन तो बाहर क्या होती है, कम होती है, और अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेकिन बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है कम। यहाँ पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, अंदर
कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयनिक और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आपको क्या देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब जो आयनिक ग्रेडियंट्स है ये मेंटेन हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटासियम पंप। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, सोडियम पोटासियम पंप है। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, सोडियम पोटासियम पंप है। अब ये जो पंप है ये क्या करेगा, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ रिलीज करता है और 2 पोटासियम आयन क्या करेगा, ये सेल के अंदर ले जाने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, तो ये यहाँ अंदर से तो बाहर 3 सोडियम आयन बाहर निकालेगा और अंदर 2 पोटासियम आयन को क्या करेगा, एंट्री कराने का काम करेगा। जैसे क्या होगा, यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो डिफरेंस है अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम उसको रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से क्या है हम जाने। तो अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, वो आपको पोटासियम आयन की ज्यादा देखने को मिलेगी, सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होगा, अब तुरंत यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जनरेट होगा। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होगा तो जो मेम्ब्रेन है एट द साइट ए वो परमेबल हो जाएगी किसके, सोडियम आयन के, और बहुत तेजी से सोडियम आयन क्या होगा भाई, एंड रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट द साइट आउटर नेगेटिव एंड इनर पॉजिटिव, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत तेजी से सोडियम आयन क्या है अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल, नर इंपल्स के नाम से क्या है हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर सोडियम और पोटासियम आयन की कंसेंट्रेशन आपको याद करनी है। अगर मैं कहूं एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटासियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। वहीं बाहर अगर हम बात करते हैं एक्सोप्लाज्म, जैसे मैं कहूं कि एक्सोम के बाहर की अगर बात करूं तो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन तो क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी, और पोटासियम आयन की कंसेंट्रेशन आपको कम मिलेगी। इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो तुरंत बाहर जितना भी जो सोडियम आयन है वो बहुत तेजी से एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। किसके थ्रू, चैनल्स के थ्रू एंटर करेगा, और अंदर का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव, और बाहर का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, और यहां से एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, यहां से जनरेट हो जाएगी। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे की तरफ क्या करेगी, बढ़ेगी, मतलब साइट बी पर जाएगी, और उस दौरान आप देखेंगे तो वहां पर भी जो इंफॉर्मेशन है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसे रिजल्ट, जैसे ही करंट फ्लो करेगा इनर सरफेस फ्रॉम द साइट ए टू द साइट बी, तो जो आउटर सरफेस है करंट फ्लो करेगा फ्रॉम साइट बी टू द साइट ए, और कंप्लीट क्या करेगा, इस सर्किट को पूरा करेगा। और इस प्रकार से जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट ए साइट बी, दैट इज एक्शन पोटेंशियल एट साइट ए अराइव्स एट द साइट बी। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ क्या करता जाता है, मूव करता जाता है। तो सबसे पहले रेस्टिंग, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन क्या है आपको देखने को मिलेगी। ये 3 स्टेप्स क्या हैं आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। वही सेम है, यहाँ पर जो सीक्वेंस है लगातार ही चलता रहता है, और इस प्रकार से जो इंपल्स है वो कंडक्ट होती रहती है। द राइज इन परमिबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, तो सोडियम आयन तो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, और ये क्विकली क्या होते हैं, परमिएबल हो जाते हैं किसके लिए, सोडियम आयन। इमीडिएटली अगर देखा जाए तो पोटासियम आयन यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगे आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और वापस यहाँ पर रिस्टोरेशन क्या है आपको देखने को मिलेगी, और फाइबर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टिमुलेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसको हम रेस्टिंग कंडीशन बोल रहे हैं। फिर क्या होगा, तो आप बोलेंगे डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद क्या आपको देखने को मिलेगा, डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है भाई,
ये 3 स्टेप्स क्या है आपको याद करना है। हमारे पास यहाँ पर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 न्यूरॉन के बीच के जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो जो इम्पल्स है ना वो ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन एक्सॉन टू अनदर, होता है वन न्यूरॉन टू अनदर। इजीली क्या होता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो जाती है और ये इम्पल्स जो होता है ट्रांसमिट करता है बहुत तेजी से देन इन द केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर वेरी रेयर इन द ह्यूमन सिस्टम। बहुत ही कम क्या है हमारे सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और जब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल साइनेप्स की, तो केमिकल साइनेप्स की बात करें तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो बीच का जो गैप है ना इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और याद रखें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में आपको गैप देखने को मिलता है। प्री साइनेप्टिक जो रीजन है इसमें स्वेलिंग्स होती है जिनको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, बटन्स कहते हैं। इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं जो फिल्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे एग्जांपल ले लिया एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा केमिकल साइनेप्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एक्सॉन एंडिंग की अगर हम बात करें तो हम उसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये वही न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, चेंजमेंट करने का काम करते हैं। इट मींस कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में आप एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन या फिर डोपामीन आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स हैं सारे। अब बात आती है कि इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू द केमिकल साइनेप्स किस प्रकार से ट्रेवल करता है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इंपल्स जैसे ही एक्सोनल टर्मिनल एंड पर पहुंचेंगे तो साइनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगी, बाइंड अप हो जाएगी और वहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगी, रिलीज करेगी। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब जो गैप होता है ना उसमें चले जाएंगे, साइनेप्स में चले जाएंगे और वहां पे रिसेप्टर्स होंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, वो उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। जैसे ही रिसीव करेंगे तो ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स अलाउइंग एंट्री ऑफ आयंस, तो आयंस क्या है, एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वहां से एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्या है आपको ये चीजें याद कर लेनी है। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक और अब हम यहाँ पर करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्या है सिलेक्ट किए गए हैं। तो एक एक करके हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे गए क्वेश्चंस लग सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ चाहे कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस पूछने का तरीका क्या है आप लोगों से अलग अलग तरीके से क्या है पूछ सकता है। पहला है इंटीग्रेशन सिस्टम इन द बॉडी इज, इंटीग्रेशन सिस्टम इन द बॉडी इज नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखो इंटीग्रेशन सिस्टम इन द बॉडी को हम कहते हैं कि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस की बात करें तो आपको पता ही है इंपल्स जनरेट कराने का काम करेगा। एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है नोड ऑफ रेनवियर अकर्स वेयर, कहां पर आपको देखने को मिलता है। आपने देखा था जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ये डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा ये माइलिन शीथ होती है। क्या होती है, माइलिन शीथ। और ये क्या है, एक्सॉन है। तो एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो माइलिन शीथ क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है या कंटिन्यूअस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला दे रखा है नर्व इज कवर्ड विद माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनवियर में। क्या न्यूरी लेमा इज डिसकंटिन्यूअस, न्यूरी लेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूअस, या फिर माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। तो आपका डी हो जाएगा। माइलिन शीथ क्या होती है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होती है जिसकी वजह से बीच बीच में जो गैप्स हैं उसी को नोड ऑफ रेनवियर के नाम से क्या है हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेजल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि नेजल बॉडीज किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप कहेंगे फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नेजल बॉडीज क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, आपसे पूछा है कि माइलिन शीथ बताइए किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे सचुआन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। याद रखिएगा, सचुआन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन क्या है करते हैं। तो माइलिन शीथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सेम डायरेक्शन में क्या हो सके, इजीली ट्रेवल कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्व इंपल्स ट्रेवल्स एज, तो नर्व जो इंपल्स है वो कैसे ट्रेवल करती है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। तो नर्व इंपल्स ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू ए नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि जो जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है नर्व फाइबर से, द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पोटेंशियल पूछा है, देखो अंदर का चार्ज पूछा है आपसे, हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो देखो सबसे पहले नेगेटिव होगी, फिर उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उसके बाद वापस फिर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रेस्टिंग कंडीशन है तो नेगेटिव अंदर का, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा रेस्टिंग कंडीशन से। तो फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू द नेगेटिव। तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, सॉरी ये इस तरीके से नर्व इंपल्स क्या करती है, ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सोडियम पोटेशियम पंप इज फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप आपको देखने को मिलता है, जैसे नर्व सेल्स के अंदर होता है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के तरीके के अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है। इनमें इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं एटीपीएस, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आपसे ये पूछा गया कि क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो 3 आयंस है सोडियम आयन के, ये पंप होते हैं बाहर की तरफ, और 2 आयंस जो पोटेशियम आयन के हैं वो अंदर की तरफ जाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन है, इसमें ये यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम क्या है बेटा, पंप है। अब ये क्या करेंगे, जो अंदर सोडियम आयन है ना, अंदर जो सोडियम आयन है उनको ये बाहर ले जाने का काम करते हैं, तो 3 सोडियम आयन को बाहर ले जाते हैं, और अंदर क्या करेंगे, तो अंदर लेके जाते हैं 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाने का काम करते हैं। ये चीज क्या है आपको याद करना, ताकि रेस्टिंग कंडीशंस क्या है अंदर प्रोवाइड हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, a unidirectional transmission of a nerve impulse through nerve fiber is due to the fact that unidirectional transmission of a nerve impulse, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है ना, ट्रांसमिट होता है नर्व फाइबर के अंदर, तो किसकी वजह से होता है, तो आप कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज बाय एक्सोन एंडिंग्स एंड नॉट बाय डेंड्राइट्स। तो भैया न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो केवल एक्सोन एंडिंग के द्वारा ही रिलीज होते हैं, डेंड्राइट्स के द्वारा रिलीज नहीं होते। इसीलिए क्या है, यूनिडायरेक्शनल क्या है, आपको नर्व इंपल्स ट्रेवल करती हुई दिखाई देती है इन द नर्व फाइबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, रिसेप्टर साइट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, तो आप कहेंगे मेम्ब्रेन्स ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो भैया रिसेप्टर जो साइट्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो मेम्ब्रेन्स ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, ये वही आपका आ जाएगा, सॉरी ये आप सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं लिखेंगे, और याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, Which one of the following does not act as a neurotransmitter? इनमें से बताइएगा कौन सा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करता। एस्टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, इवन एसपीएससी में भी आया शायद, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन,
या कॉर्टिसोन? तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन नहीं होता, और बाकी सारे के सारे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर आपको देखने को चाहिए। CNS is mostly made up of, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेनली मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं? तो आप कहेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन्स के क्या है, ये बने होते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF इज फाउंड विद इन द, देखो वैसे तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया नहीं है, कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे ये वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं, सेंट्रल कैनाल और सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या है, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। बार बार इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली क्या है कर पाए। तो आज के लिए इतना ही ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।